तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है जबलपुर और इसी जबलपुर में एक थाना है संजीवनी नगर थाना। कहानी इसी साल 2023 की है। दरअसल इसी संजीवनी नगर थाने में एक आदमी जिसका नाम अनुपम शर्मा, उम्र लगभग 45-46 साल रही होगी, अपने परिवार के साथ रहता था। खुद शेयर मार्केटिंग का और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, तो अच्छे खासे पैसे भी आते थे। परिवार बेहद भरा पूरा था। जिस हिसाब से खुशियाँ होनी चाहिए थी उस हिसाब से खुशी थी। न परिवार में कोई कलह थी, ना ही कोई रंजिश थी। यानी एक सुखी परिवार की कल्पना जो आप कर सकते हैं, वैसा ही परिवार इस अनुपम शर्मा का था। सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। परिवार में अच्छा खासा पैसा आ रहा था, चारों तरफ नाम था, चारों तरफ रुतबा था। न पैसे की कमी थी, ना इज्जत की कमी थी, ना ही शोहरत की कमी थी। लेकिन इसी बीच 16 फरवरी साल 2023 को ये जो अनुपम शर्मा है अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद कहता है कि जा रहा हूँ अपने पार्टनर, यानी जिसके साथ ये प्रॉपर्टी डीलिंग का और शेयर मार्केटिंग का काम करता था, जो इसका लेखा जोखा और मार्केटिंग का काम देखता था, विनोद वर्मा उर्फ टोनी। कहता है कि जा रहा हूँ टोनी के यहाँ कुछ हिसाब करना है। काफ़ी दिन हो गए उससे मिले भी और इसी बहाने हिसाब भी हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मिल भी लेंगे। अब परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है जाओ, और वैसे भी कोई मतलब नहीं था रोकने का। 45 साल जिसकी उम्र हो उसको कौन ही रोकेगा। अब अनुपम शर्मा निकलता है। निकलने के बाद टोनी के यहाँ जाता है। जाने के बाद शाम को अपने पिता के फ़ोन पे एक व्हाट्सअप करता है। व्हाट्सअप करने के बाद कहता है कि मैं घर नहीं आ पाऊँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ और मैंने कुछ गलत काम किए हैं। आज टोनी के पास जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने काफ़ी बेईमानी की है, काफ़ी गलत काम किए हैं। तो मैं कुछ दिन के लिए मौन व्रत रहूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कहीं जा रहा हूँ। हो सकता है कि लौट के ना आऊँ, अगर नहीं भी आऊँ तो आप लोग बहुत परेशान मत होइएगा और फ़ोन मत कीजिएगा, चूँकि अब मैंने मौन व्रत रखा है। अब एक अच्छा खासा बिजनेसमैन और इस तरह की बात, वो भी अचानक से। परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। एक आदमी अच्छा भला घर से निकला और वहाँ पे जाने के बाद कह रहा है कि मैंने मौन व्रत रख लिया, मैंने अपने पापों की प्रायश्चित के लिए घर छोड़ दिया है, मैं कहीं जा रहा हूँ। परिवार वाले उनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सामने से उसी के व्हाट्सएप से मैसेज आया था। तो क्या करते, एक आध 2 घंटे वेट करते हैं। उसके बाद फिर जो पत्नी थी वो फ़ोन करती है, फ़ोन उधर से कट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वही मैसेज की फ़ोन मत करो, जो बोलना है व्हाट्सएप मैसेज पे बोलो, मैंने मौन व्रत रखा है, मैं बोल नहीं पाऊँगा। और इसी के साथ 16 फरवरी की तारीख बीत जाती है। अब 16 की तारीख बीत गई। उसके बाद परिवार वालों को भी लगा कि हो सकता है कहीं घूमने गया हो, फ़ोन ना उठा रहा हो, कोई टेंशन हो। 16 से दिन गुजरता चला गया। 17 को फिर एक मैसेज आया कि हम ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं। यानी अब व्हाट्सअप चैट हो रही है, लेकिन ना वॉइस कॉल हो रहा, ना वीडियो कॉल हो रहा, ना ही फ़ोन हो रहा है। और 25 तारीख तक सेम तरीके से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ चुका हूँ, मैं इस मोह माया से मुक्त हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ ज्ञान की तलाश में, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ, मैं इसमें नासिक में हूँ। तमाम तरह की ऐसी ही बातें। अब परिवार वालों को 25 तक तो मैसेज मिले, तो परिवार वाले जैसे तैसे करके अपने आप को कन्विंस कर रहे थे कि हो सकता है कि गया हो सकता है कि सच में इसे कुछ प्रायश्चित हुआ हो, कोई बात लग गई हो। अब आदमी है, किसके दिमाग में कब क्या आ जाए। ये सारी चीज़ें तो 25 तक चली, लेकिन 25 के बाद फिर व्हाट्सअप मैसेज आना भी बंद हो गया। अब पहले फ़ोन भी नहीं आया, उसके बाद अब मैसेज भी आना बंद। अब परिवार वालों को लगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अब जब परिवार वालों को शंका हुई, उन्हें कुछ डाउट हुआ, ऊपर से डर भी लगने लगा कि एक आदमी लगभग 16 से 25 के बीच लगभग जोड़े तो 9 दिन का फासला। 9 दिन तक तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसके बाद ये भी बंद। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अनहोनी हो गई हो और उसका फ़ोन कोई और यूज कर रहा हो। लिहाजा अब घर वाले जाते हैं संजीवनी नगर थाने में और इस अनुपम शर्मा की कंप्लेन दर्ज करते हुए कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे मैटर है। 16 से गायब हुआ है और 25 तक तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया, लेकिन उसके बाद फिर मैसेज भी बंद है और आदमी का कुछ पता नहीं चल रहा। अब पुलिस वालों के सामने जब ये बात गई तो उन्हें तो तुरंत यकीन हो गया कि ज़रूर इस मामले में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक आदमी इस तरह से कैसे कर सकता है, अच्छा भला आदमी। उन्हें कुछ परिवार पे गुस्सा भी आया कि एक आदमी इतने दिन से गायब है और आप मैसेज का सहारा लेके इतने दिन तक रुके रहे।
बहरहाल इस मामले को पुलिस जो है बड़ी गंभीरता से लेती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जांच पड़ताल में जुटी और परिवार वालों से जब पूछा कि आखिरी बार ये कहाँ गया था, तो इस पे परिवार वाले बताते हैं कि आखिरी बार तो ये अपने दोस्त विनोद वर्मा और टोनी के पास गया था। अब पुलिस वाले जाते हैं टोनी के पास। टोनी के पास गए, उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे पास आया था कि नहीं आया था। इस पे टोनी बताता है कि साहब आया तो था, लगभग दोपहर के 12-1 बजे तक था, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने हिसाब किया, फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, अपनी स्कूटी उठाया, स्कूटी उठाने के बाद चला गया। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि चलो चेक कर लेते हैं कि आदमी सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस वाले अब आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। अब सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं तो देखते हैं कि सुबह के टाइम तो विनोद वर्मा आया था, माफ़ कीजिएगा अनुपम शर्मा सुबह के टाइम आया, 1-2 घंटे तक रुका, उसके बाद फिर निकला, उसके बाद फिर टोनी भी निकला। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम दोनों फिर कहाँ गए। इस पे वो आदमी बताता है, टोनी बताता है कि साहब एक टॉल में चलाता हूँ और वहीं पे आरा मशीन वगैरह है, तो वहाँ पे मुझे कुछ काम था तो मैंने कहा कि चलो वहाँ हिसाब कर लेते हैं। अब पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। तो लगभग दोपहर के 2 बजे टोनी की एक आदमी टोनी के साथ निकलता हुआ दिखाई दिया और वो आदमी फिर स्कूटी उठाता है, स्कूटी उठाने के बाद चला जाता है, फिर टोनी अपने घर आ जाता है। अब पुलिस वाले जो दूसरा आदमी था उसके कपड़ों को, उसके हुलियों को अनुपम शर्मा के परिवार वालों को जब दिखाते हैं तो परिवार वाले कहते हैं कि हाँ साहब यही अनुपम है। यानी अनुपम आया तो था और गया भी था, यानी अब जो शक की गुंजाइश है वो विनोद वर्मा पे बन नहीं रही थी। लिहाजा पुलिस वाले दूसरे एंगल पे दूसरे तरीक़ों से जांच पड़ताल, अलग अलग तरीक़ों से जांच पड़ताल शुरू करते हैं, कड़ी मशक्क़त करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, कभी विनोद से पूछताछ करते, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ करते, कभी किसी और से पूछताछ करते। लगभग फरवरी का महीना बीतने को हुआ और मार्च का महीना जैसे ही लगा, 1 मार्च साल 2023 को जो विनोद वर्मा और टोनी था, यानी इस अनुपम वर्मा का पार्टनर, अनुपम का जो पार्टनर विनोद था, उसने 1 तारीख को सुसाइड कर लिया। अब इधर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस वाले लिख के जांच कर रहे थे और इधर जो दूसरा वाला पार्टनर था उसने भी सुसाइड कर लिया। अब पुलिस वाले फ़ौरन उस जगह पे जाते हैं, विनोद की लाश को चेक करते हैं तो वहाँ पे एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में एक सुसाइड नोट लिखा था और उस नोट में क्लियरली लिखा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गुनाह के साथ मैं जी नहीं सकता, लिहाजा मैं अपनी जान दे रहा हूँ और भगवान मुझे माफ़ करे। अब एक आदमी जो बाकायदा परिवार के साथ अनुपम को खोज रहा था, उसने खुद ही अनुपम के पर्चे छपवाए थे खोजने के लिए। पुलिस वालों को भी लगा कि हमसे क्या हो गया कि एक आदमी जो खोज रहा था उसी पे हमने शक किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्म की वजह से, आत्मग्लानि की वजह से आदमी सुसाइड कर लिया हो, कहीं हमारे पूछने से इसे बुरा ना लग गया हो। पुलिस वाले भी सोच रहे थे, इधर परिवार वालों को भी पछतावा हो रहा था कि एक आदमी अभी बेचारा, उसका दोस्त गायब था, इस वजह से वो खोज रहा था, खुद ही पर्चे उसने छपवाए, खुद ही FIR करने साथ जा रहा था, कभी थाने के चक्कर लगा रहा था और आज ऐसा हुआ कि उसने खुद सुसाइड कर लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं शक की वजह से हमने उससे कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरती हो। अब परिवार वाले ये सोच रहे थे, पुलिस वाले भी यही बात सोच रहे थे, लेकिन इसी बीच जो पुलिस वाले थे उनके दिमाग में एक बात खटक जाती है। दरअसल सुसाइड नोट में सारी चीज़ें तो ठीक लिखी थी, लेकिन एक बात और लिखी थी और उसमें लिखा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आखिर ये कौन सी गलती थी और इस गलती में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिस वजह से विनोद उर्फ टोनी ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। अब एक तरफ गुमशुदगी का मामला और दूसरी तरफ एक सुसाइड का मामला। पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो इन दोनों मामलों में कुछ इंटरलिंक जरूर है, लिहाजा पुलिस वाले इन दोनों मामलों को एक साथ मर्ज करते हैं और एक साथ मिलके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब विनोद वर्मा के भी घर की तलाशी ली जाती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि विनोद वर्मा का एक किराएदार भी है जिसका नाम है राम प्रकाश पुनिया। अब ऊपर किराएदार रह रहा है और नीचे विनोद वर्मा सुसाइड किया है। तो पुलिस वालों की जो शक की सुई है कहीं ना कहीं राम प्रकाश पे भी गई कि चलो एक बार इससे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था।
इसी बहाने इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि अगर अनुपम शर्मा यहाँ आया था तो क्या यहाँ पे कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था। आमतौर पे अगर ऐसी कोई बात होती है तो कम से कम किराएदार उसी घर में रह रहा था, तो कम से कम किराएदार तक तो ये बात पहुंचनी चाहिए थी। कुछ अगर झगड़ा हुआ होगा, कोई और बात हुई होगी तो किराएदार ने आवाज़ सुनी होगी। लिहाजा पुलिस वाले इस राम प्रकाश पुनिया से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इससे पूछते हैं कि 16 फरवरी साल 2023 यानी जिस तारीख को अनुपम शर्मा गायब हुआ था, उस तारीख को तुम कहाँ थे। अब इस पे ये बताता है कि साहब एक दिन पहले मैं कहीं और गया था, जाने के बाद 16 तारीख को मैं आया था तो बहुत थका हुआ था, तो अपने ही घर पे आराम कर रहा था, मैं कहीं गया नहीं था। फिर पूछते हैं कि जिस तारीख को ये सुसाइड हुआ यानी 1 मार्च को, उस तारीख को तुम कहाँ थे। इस पे बताता है कि साहब मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर गया था। पुलिस वालों को भी लगा कि हो सकता है भाई एक आदमी है, किराएदार है, ज़्यादा मतलब ना रखता हो। अब पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। कभी लास्ट लोकेशन अनुपम के मोबाइल की खंगालते हैं, कभी इस टोनी वर्मा की कॉल डिटेल को खंगालते हैं। तो पता चलता है कि 25 फरवरी को जिस तारीख को लास्ट मैसेज आया था, उस तारीख को जो अनुपम शर्मा है उसकी मोबाइल का लोकेशन नासिक में निकलता है। अब पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है जो अनुपम शर्मा है वो नासिक में गायब हुआ हो। अब नासिक पुलिस से भी कांटेक्ट किया जाता है, जिस जगह पे ये लास्ट लोकेशन निकली थी वहाँ पे छानबीन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ के किसी भी स्टेशन पे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे अनुपम की कोई भी तस्वीर किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई। अब एक आदमी अगर ट्रेन से कहीं गया होगा तो कम से कम उसके नाम की एक टिकट होनी चाहिए, और अगर टिकट नहीं है तो कम से कम कैमरे में कैद होना चाहिए। कम से कम रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में उसकी तस्वीर आनी चाहिए, किसी ने उसे देखा हो। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। अब पुलिस वालों को ये पूरा मामला एक तरह से इस तरह जाल में उलझा रहा था कि पुलिस वाले खुद ही कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर इसमें करें क्या। न कोई सबूत है, न कोई सुराग है। एक आदमी जिस पे शक था उसने सुसाइड कर लिया और वो खुद कह रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई। अब कौन सी गलती हुई है ये भी नहीं पता। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। 16 फरवरी को अनुपम शर्मा गायब था। 1 मार्च को विनोद उर्फ टोनी ने सुसाइड किया था। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे पूरा मार्च बीत गया, यानी अनुपम के गायब हुए 1.5 महीने और विनोद वर्मा की सुसाइड किए 1 महीने बीत गए। अप्रैल का महीना आया, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे, और इसी बीच एक बड़ी हैरान करने वाली बात पता चली। दरअसल जो इसने बताया था उसके किराएदार ने, राम प्रकाश पुनिया ने, कि 16 तारीख को मैं अपने घर पे था, इस बात में उसने झूठ बोला था। दरअसल पड़ोसियों से जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि जो राम प्रकाश है, टोनी के निकलने से पहले, यानी टोनी और जब अनुपम निकले थे अपने उस टाल पे जाने के लिए, उस आरा मशीन पे जाने के लिए, उससे कुछ टाइम पहले राम प्रकाश पुनिया खुद निकल गया था। अब ये बता रहा था कि मैं घर पे रुका था, और इधर आसपास के लोग बता रहे थे कि राम प्रकाश पुनिया पहले कहीं गया था और बहुत देर तक रहा, लगभग रात को लौट के आया। अब पुलिस वालों को लगा कि एक आदमी ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन अब इसी इतने के आधार पर इससे पूछताछ भी नहीं की जा सकती। तभी ये सारी चीज़ों के बावजूद एक और बड़ी हैरान करने वाली चीज़ पता चली। दरअसल 25 तारीख को ये जो राम प्रकाश पुनिया है ये नासिक गया हुआ था, यानी जिस तारीख को अनुपम शर्मा की लास्ट लोकेशन नासिक निकली थी उसी तारीख को ये भी नासिक गया था। अब इतनी सारी चीज़ और ये 2 सबूत काफ़ी थे राम प्रकाश पुनिया को उठाने के लिए। लिहाजा पुलिस वाले इस राम प्रकाश पुनिया को उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं, और अब जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो काफ़ी देर तक तो इधर उधर की बात करता है। उसके बाद फिर इसे लगता है कि अभी फंस चुका है, तब जाके एक बात ये बताता है। दरअसल ये कहता है कि साहब जो अनुपम शर्मा है उसको इस विनोद ने ही मारा था, और मुझे नहीं पता था कि ये मार रहा है या क्या कर रहा है। उसने 25 तारीख को मुझसे कहा था, मैं नासिक जा रहा था, तो फिर इसने कहा कि एक काम करना है तुम्हें, तुम नासिक जा रहे हो, इस मोबाइल को लेके जाओ, नासिक में जाके स्विच ऑन कर देना और उसी ट्रेन में इस मोबाइल को छोड़ देना, और मुझे एक दोस्त के साथ प्रैंक करना है, उसको अपना लास्ट लोकेशन नासिक दिखाना है। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन 16 तारीख वाले मैटर पे इसने झूठ क्यों बोला कि ये घर पे नहीं था। इसका मतलब इसे कत्ल के बारे में पूरी जानकारी थी। अब पुलिस वाले इससे जब फिर से सख्ती से पूछताछ करते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं, अपना पुलिसिया अंदाज अपनाते हैं,
तब जाके ये टूटता है और टूटने के बाद असली कहानी सुनाता है। दरअसल इस कहानी के हिसाब से, चूँकि इस कहानी में बड़े लूप होल्स हैं, चूँकि जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम लगेगा वो आदमी खुद इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तो कितनी बातें सही है कितनी बातें गलत हैं ये तो उस आदमी के साथ चला गया। लेकिन जो बयान इसने दिया उस बयान के हिसाब से जो अनुपम शर्मा है उससे विनोद ने 25 लाख रुपए लिए थे। 25 लाख रुपए का कारोबार था, इन दोनों के बीच लेन देन था और 25 लाख रुपए इसे लौटाने थे। और इसी बीच जो अनुपम शर्मा है वो आए दिन विनोद के घर पे आ जाता, कभी उसकी पत्नी के पास मिलता, कभी कहीं और करता। अब विनोद घर पे नहीं होता, अनुपम शर्मा घर पे होता और कभी कभार विनोद लौट के आता तो देखता कि पत्नी बैठी है और उसके साथ ये भी बैठा है अनुपम भी। तो विनोद को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये, चूँकि ये मुझसे ज़्यादा पैसे वाला भी है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी इसके पास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अनुपम है उसका मेरी पत्नी से अफेयर चल रहा। अब इसके दिमाग में जब ये शक बैठा तो फिर ये अपने तरीके से चेक करने लगा, नज़र रखने लगा। और कहा जाता है कि शंका जो होती है वो भूत के समान होती है, अगर आपको एक बार लग गया तो हर सही चीज़ भी आपको गलत लगेगी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा अब अनुपम का हर एक रवैया इसको संदेह में डालने लगा कि ज़रूर ये मेरी पत्नी को टारगेट कर रहा है, मेरी पत्नी का इससे अफेयर है। तो इधर एक तरफ पैसे का मतलब, दूसरा चरित्र पे शक। लिहाजा विनोद प्लान बनाता है, कभी काम करते हैं अनुपम को मार देते हैं। अब प्लान बना कि अनुपम को मार देते हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि मारे कैसे, अकेले मेरे बस का है नहीं तो किसी को शामिल करते हैं। तो इसी बीच राम प्रकाश पुनिया से वो बात करता है। राम प्रकाश पुनिया का काफ़ी कर्ज था, विनोद से उसने काफ़ी पैसे लिए थे, किराए वगैरह वो दे नहीं पा रहा था। तो इस पर ये कहता है विनोद कि काम करो, मेरा ये काम तुम कर दो, मैं तुम्हारे पैसे भी माफ़ कर दूंगा, तुम्हारा किराया भी माफ़ कर दूंगा, तुम आराम से रहना, तुम्हारा कहीं नाम भी नहीं आएगा। और यहीं से फिर अब एक बेहद शातिर तरीके से कत्ल का प्लान बनता है। दरअसल 16 फरवरी को जो विनोद है वो अनुपम को बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि आओ कुछ पैसे का हिसाब कर ले, और राम प्रकाश पुनिया को पहले ही भेज देता है, कहता है कि जाओ तुम टाल पे और वहीं पे छुप के बैठे रहना। अब राम प्रकाश पहले से जाके छुप के बैठता है, विनोद इसको लेके वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर लैपटॉप में दोनों झूठ मूठ का हिसाब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच राम प्रकाश पुनिया रस्सी लेके दबे पाँव पीछे पीछे आता है और अनुपम के गले में रस्सी फंसा के उसका गला घोटने लगता है, और जो विनोद है अनुपम का हाथ पाँव पकड़ लेता है। थोड़ी देर तक जद्दोजहद होती है, उसके बाद फिर अनुपम मर जाता है। अब यहीं से शुरू होता है विनोद के शातिर दिमाग का शातिराना खेल। इसके बाद फिर ये कहता है कि काम करो, तुम जाओ, राम प्रकाश पुनिया से कहता है कि तुम जाओ और बोरियां लेके आओ। इसके बाद फिर राम प्रकाश जाता है बोरियां लाने। चूँकि इसकी खुद की आरा मशीन थी तो आरा मशीन वगैरह लगी हुई थी, मोटर को ऑन करता है और अनुपम शर्मा की लाश को 10 टुकड़ों में काटता है। 10 टुकड़ों में लाश काटता है, लाश को पैक करता है अलग अलग पॉलीथीन में, अलग अलग बोरों में। इसके बाद जाता है लाश को पास के एक नाले में फेंक देता है। अब लाश को नाले में फेंकता है, फिर देखता है कि अब लाश तो डूबी ही नहीं, अब ऐसे तो मामला फंस सकता है। लिहाजा फिर से ये राम प्रकाश से कहते हैं कि काम करो, लाश के टुकड़ों को बाहर निकालो। टुकड़ों को बाहर निकालता है। निकालने के बाद फिर से इन बोरों में कुछ लोहे के टुकड़े, कुछ भारी चीज़ के टुकड़े डालता है और अब अलग अलग जगहों पे इन लाश के टुकड़ों को फेंकता है। लाश के टुकड़ों को फेंकने के बाद वापस से आता है। आने के बाद फिर इससे कहता है कि काम करो, चूँकि कैमरा वगैरह लगा है तो इस कैमरे का ऐसा यूज़ करते हैं कि पता ही ना चले कि यहाँ पे आने के बाद ये गया या फिर नहीं गया। चूँकि इसने अनुपम शर्मा के कपड़ों को निकाल के रख लिया था, तो वही कपड़े भी राम प्रकाश पुनिया को पहनाता है। पहनाने के बाद कहता है कि काम करो, अब इसी कपड़े के साथ स्कूटी लेके तुम बाहर निकलो, मुंह बांध लेना। अब कदकाठी बॉडी लैंग्वेज लगभग दोनों की सेम थी, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जो राम प्रकाश पुनिया है उसकी स्कूटी लेके बाहर निकलता है। बाकायदा अपने आप को कैमरों में कैद करवाता है। कैमरे में कैद करवाने के बाद फिर वहाँ से स्कूटी कहीं दूर लेके जाता है, उसी के मोबाइल से मैसेजेस करता है, स्कूटी के रेलवे स्टेशन पे ले जाके खड़ा कर देता है और फिर उन कपड़ों को कहीं फेंक के अपने कपड़े पहन के वापस आ जाता है। वापस आने के बाद फिर 25 तारीख तक मैसेज का नाटक करता है, लेकिन
जो विनोद था वो नज़र रखे हुए था कि FIR कब होगी, कंप्लेन कब होगी। और जब 25 को कंप्लेन की बारी हुई तो फिर नासिक शिफ्ट होता है और लास्ट मैसेज यानी जो आखिरी संदेश था वो मैसेज करवा देता है और मोबाइल को वहीं नासिक की किसी ट्रेन में छोड़ देता है। और राम प्रकाश पुनिया चला तो उसके बाद फिर टोनी बाकायदा परिवार के साथ मिलके खोजने का नाटक करना, कभी पुलिस स्टेशन भागना कि क्या हुआ, मिला या नहीं मिला, क्या हुआ, कैसे खोजा जाए, खुद पर्चे छपवाता है, अलग अलग जगहों पे पर्चे लगवाता है, परिवार के साथ रोने का नाटक करता है। लेकिन 25 से 30 यानी 28 3 दिन की जांच पड़ताल में जो पुलिस की शक की सुई थी कहीं ना कहीं इस विनोद की तरफ घूम रही थी। अब इसके मन में क्या हुआ, क्या चला, क्या नहीं चला, हो सकता है कि इसने जो अपनी पत्नी के ऊपर शक किया हो उसका इसे दुख हुआ हो, या फिर चाहे जो बात रही हो, और एक तारीख को जब इसे लगा कि इससे गलत हो गया है तो इसने सुसाइड कर लिया। अब लगभग 16 से गायब हुआ था, लगभग 50-52 दिन बाद उन नालों में NDRF और गोताखोरों की टीम गई, लाश के टुकड़ों को खोजा गया। कुछ टुकड़े मिले हैं, 10 टुकड़े हुए थे, उसमें से 8 टुकड़े मिले हैं अभी तक। सीने की और पेट के हिस्सों का जो टुकड़ा था वो नहीं मिला। और इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितना क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें तो पुलिस वाले भी बेचारे यही कह रहे हैं कि अब चूँकि जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम लगा है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तो कितनी सच्चाई है, क्या बातें हैं, क्या नहीं है, ये तो महज एक यकीनान की बात है। अगर आपको यकीन है तो आप मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। लेकिन इस मामले में जो कुछ जांच पड़ताल में और जो डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ें निकल के सामने आई उस हिसाब से इतना ही हुआ था। और लगभग 52 दिन बाद लाश के कुछ टुकड़े मिले, पोस्टमार्टम हुआ और अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, बातें हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ यानी सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एंटी मैटर। और इसकी कीमत के बारे में अगर बात करूं तो एक एंटी मैटर के मतलब 1 ग्राम एंटी मैटर की जो प्राइस होगी वो $5000 ट्रिलियन होगी। और 1 ट्रिलियन में 10 खरब US डॉलर होता है। तो 1 ट्रिलियन में 10 खरब और 5000 ट्रिलियन, तो आप यहीं से अगर कैलकुलेट करें तो शायद कैलकुलेटर में भी एरर आ जाएगा। और इतनी कीमत महज 1 ग्राम की होती है। और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको अलग तरीके से अगर समझाऊं तो 1 नैनोग्राम एंटी मैटर की कीमत 1 किलो सोने के बराबर होती है। तो आप सोच के देखिए क्या ही महंगाई होगी इसकी। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है शिव खन्ना जी हैं, सोहिल खान जी हैं, प्रकाश सुनार जी हैं, दीपक सविता जी हैं। और इन्होंने चाहा कि इनके एक दोस्त हैं उनका नाम लिया जाए, मानवेंद्र सिंह लालू है, चूँकि मानवेंद्र जी जो हैं इनको भाई से ज़्यादा प्रिय हैं। तो मानवेंद्र जी हैं और दीपक सविता जी हैं और सौविक जी हैं, संदीप गौर जी हैं, आसिम अंसारी जी हैं, हिमांशु जी हैं, कपल पटेल जी हैं, CM पांडे जी हैं और रामलाल जी की 3 बिटियां हैं, अनुषा, नंदिनी और जयश्री। बिटिया आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ईश्वर से दुआ है कि आप लोग आगे जाएं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का सवाल है कि अगर हाईएस्ट पेड यानी सबसे ज़्यादा पैसे, सबसे ज़्यादा पैकेज की बात करें और अगर CEO की लिस्ट की बात करें तो एक ही नाम हम लोग के जहन में आता है, हम लोग के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क को हम लोग मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पैकेज जिनका है टेस्ला की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन अपने हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे हिंदुस्तान के कायदे से कहें तो गौरव हैं। उन्होंने हाईएस्ट पेड का ये जो रिकॉर्ड है इनका एलोन मस्क का, उसको तोड़ दिया था और हाईएस्ट पैकेज पाया था CEO बनने के बाद। तो अगर इनका नाम आपको पता हो तो आप बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। और जहाँ तक संभव है 14 तारीख को, अभी से आप लोगों को सोचा बता दूं, 14 तारीख को हो सकता है कि मैं फेसबुक पे, माफ़ कीजिएगा, यूट्यूब पे लाइव आऊँ। तो आप लोग अगर बात करना चाहें तो टाइम वगैरह बता दीजिएगा कितने बजे लाइव आएँ। सोच रहा हूँ कि 8 से 10 के बीच में कभी भी लाइव आके आप लोगों से बात करूँ अगर संभव हुआ तो। और प्रयास यही है कि फिर 14 तारीख के बाद कुछ चीज़ें मैं और ले रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है कि वीडियो में जो छोटी मोटी कमियाँ या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो कमियाँ हैं वो चीज़ें दूर हो जाएं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपके सामने कहानियाँ फिर लेके आऊँगा। और तमाम तरह की गलतियाँ हैं, तमाम तरह, जैसे उच्चारण में मेरे कमियाँ हैं और कायदे से कहें तो ये उच्चारण में जो कमी है तो शादी और ये सारे जो हैं तो ये
संस्कृत के अलावा कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो। मेरे में कुछ ज़्यादा ही अशुद्धियाँ इसको मैं मानता हूँ, लेकिन प्रयास यही है कि धीरे धीरे दूर होगा। लेकिन इसके पीछे कारण है कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ पूर्वांचल में, वहाँ का उच्चारण थोड़ा सा इसी टाइप का होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, खासकर मेरे शहर में, अयोध्या वगैरह में, इन सारी जगहों पे तो इसी तरह का उच्चारण होता है। तो प्रयास यही है कि 15 के बाद सारी चीज़ें सुधर जाएं। और तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।